सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए पॉडकास्ट सीरीज लाई है ताकि जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो लैक ऑफ गाइडेंस है, जिसके कारण बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने से रह जाते हैं, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस सीरीज फॉर यू। एंड इस सीरीज में हमारे बीच आज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। एंड हम कंप्लीटली श्योर है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि विवेक खंडेलवाल जो कि आज के हमारे गेस्ट है, इनके साथ हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट करा है। ओके, आप देख सकते हैं पार्ट 1 करके विवेक खंडेलवाल के साथ, जिसमें हमने उनकी बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया है, उनकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस किया है जो बिगिनिंग साइड था। ओके, आपको बस यह एक आइडिया मैं दे देता हूँ कि पार्ट 1 को आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम उनके आगे की जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हिम, क्योंकि जितनी हम बात करें उतनी कम है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैं अगर आपको एकदम शॉर्ट इंट्रो दूं, तो विवेक ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। एंड उसके बाद उन्होंने गेट एग्जाम दे के उसमें ऑल इंडिया रैंक 45 लाया था, जिससे उन्हें आईएससी बैंगलोर, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ना कि सिर्फ इंडिया का बट पूरे वर्ल्ड का, उसमें उन्हें एडमिशन मिला। उन्होंने वहां से अपना एमटेक किया है एंड उन्होंने अभी तक अराउंड 2 से 3 डिफरेंट जॉब रोल्स में काम किया है, जो कि ऑल ऑफ द कंपनीज आर एट अ वेरी ग्रेट लेवल। ओके, तो ये वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनकी लाइफ एट आईएससी बैंगलोर के बारे में, और जो उनकी अभी तक की जॉब एक्सपीरियंस रहा है और जो वो टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों से शेयर करना चाहेंगे, so that you can get ahead in your job career as well. Okay, so first of all, welcome, Vivek. I welcome you all on behalf of all the viewers. Okay, thank you for joining with us. Uh, thank you so much, for the introduction and your kind words. So, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है. I don't think whether I deserve that or not. Yeah, but नहीं, thank you बिल्कुल once again. बिल्कुल, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि तो विवेक, अगर आपको याद होगा तो आपके गेट में कितने मार्क्स थे? कुछ आपको आइडिया है, याद है? हाँ, 78.33 आउट ऑफ 100. 78.33, राइट? एंड दोस्तों, मेरा ऑल इंडिया रैंक 60 आया था एंड मेरे मार्क्स से 77.33। तो आप यकीन करिए कि 1 मार्क के डिफरेंस से टॉप 100 में भी 15 मार्क का, 15 रैंक का डिफरेंस आया है, राइट? क्योंकि मेरा जो रूममेट था, कर्तव्य कर्तव्य कोठारी को भी आप शायद जानते ही होंगे, उसका हाँ भी हाँ, ऑल इंडिया रैंक उनकी 45 था। 45. हाँ करेक्ट, उसका भी हाँ. रैंक 45 था, आईआईटी बॉम्बे में मेरा रूममेट था। तो उसके भी 78.33 थे एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई टॉप 100 में भी 1 मार्क से 15 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है इंडिया में, राइट? तो दोस्तों, इसी Yeah. कंपटीशन को नजर में रखते हुए आपके लिए राइट गाइडेंस हम लाए हैं, ताकि आपको, जिन्होंने करा है, जिन्होंने उस प्रोसेस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है और उससे वो उभरे हैं, उससे बहुत आगे गए हैं, उन्हीं से हम डायरेक्टली आपको ये गाइडेंस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। विवेक, आपने पार्ट 1 में तो हमें डिटेल में आपके बैकग्राउंड के बारे में बताया, आपकी जो जर्नी रही है जो कि काफी इंस्पायरिंग है, उसके बारे में आपने बताया। तो दोस्तों, आप पार्ट 1 के लिए जरूर हमारा वो वीडियो चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसमें डिस्कस किया है। तो विवेक, अब इसमें हम डायरेक्टली आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि ठीक है, आपने जब बीटेक किया, गेट में ऑल इंडिया रैंक 45 लाया, तो अगर आप 5 मिनट में पहले मुझे ये बता दें कि जो 45 रैंक लाने का जो एक्सपीरियंस था, जो माहौल था रिजल्ट के दिन, वो आप अगर याद कर पाते तो कैसा था? यानी अगर एकदम शॉर्ट में बताए, क्योंकि आई नो कि वो फीलिंग्स को कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट स्टिल। आई थिंक लाइफ में किसी गोल को सेट करके उसको अचीव कर लेने का जो फीलिंग और जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस तो नहीं कर, स्पेशली जब बिल्कुल। गोल बहुत बड़ा हो. ये है. या तो बट ये कहूंगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आने पे आपको 2 3 4 दिन तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग रहती ही है. मतलब आपको बिल्कुल। बहुत रिकॉग्निशन मिलता है और बहुत फेम मिल रहा है. न्यूज़पेपर्स में आपकी फोटो पब्लिश हो रही है, आपका राइट। ऊपर आर्टिकल आ रहा है, लोगों के फोन्स आ रहे हैं, लोग आपको विश कर रहे हैं. इवन जो लोग वैसे आपसे मिले या बातचीत ना भी करें, तो उस दिन तो या वो भी स्पेशल, मतलब करेक्ट, क्या कहते हैं, आपके पास रिलेट आ कर रहे पाते हैं. आपसे कि आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स है, हाँ राइट? हाँ, ये है. तो करेक्ट करेक्ट। वो काफी अच्छा रहता है. एंड आई थिंक उसी दिन के लिए हमने शायद इतना हार्ड वर्क किया है, तो वो वहां जस्टिफाई हो रही होती है वो मेहनत. तो लाइफ में आगे और बड़े गोल्स को सेट करने के लिए, उनके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए हमें वहां से इंस्पिरेशन भी मिलती है. इंस्पिरेशन मिलती है, कि बिल्कुल। अगर हम
ने एक बिल्कुल। गोल सेट करके अचीव किया तो आज हमको ये मिला, तो अगर हम हम्म। आगे और करेंगे तो हम और बेटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एब्सोल्युटली। ये कहूँगा वो बहुत अच्छी वो रहती है, और मतलब सब कुछ अच्छा ही है, अब उसमें ही बोल सकते हैं करेक्ट उसको करेक्ट। क्या। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, काफी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो विवेक, अब डायरेक्टली चलते हैं आपकी लाइफ एट आईएससी बैंगलोर के बारे में, राइट? क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स को डरा देते हैं एंड स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल तो होगा। देखिए, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, आप आईएससी बैंगलोर से है, एंड सभी को पता है कि ये दो कॉलेज में कैसा इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप 100 के बीच में हो, टॉप 100 टॉप 150 के बीच में अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी टफ। बट एज यू सेड कि इफ इट्स टफ इट्स वर्थ इट, राइट? जैसे कि गेट भी टफ था, बट उसमें रैंक लाके जो हमारे ट्रेजेक्ट्री में अलग से ग्रोथ आई है, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। एंड मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट यहाँ जा रहे हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। इफ यू आर इन द टॉप वन वन 100 या 150, so you are already been through a lot of competition and all, right? तो ये ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली फोकस करेंगे कि ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस था, आपको वहां जाके जो एक माइंडसेट शिफ्ट आया, उसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। और फिर उसके बाद हम आपकी जॉब की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपकी लाइफ एट आईएससी बैंगलोर एंड योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर। सो लाइफ एट आईआईएससी और आईआईटी इज नॉट वेरी इजी, ये आपको भी या। पता होगा। आप आईआईटी बॉम्बे रहे, मैं आईआईएससी, तो दोनों सेम ही इंस्टीट्यूट्स हैं अगर हम बात करें यस। तो एक वो भी रहता है कि मान लो जैसे हम लोगों ने टीयर 3 कॉलेज से बीटेक किया है, हम वहां जाके क्लास में बैठे और वहां पर हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो टॉप आईआईटी से बीटेक करके आया है, आईआईटी हम्म। मद्रास से, आईआईटी दिल्ली से, या आईआईटी बॉम्बे से ही, और वो अब एमटेक परस्यू कर रहे हैं। तो हम्म। आपको उन स्टूडेंट्स के साथ में compete करना रहता है वहां पर या। जाकर के, क्योंकि वहां पर गेट में जिसकी जो भी रैंक रही हो, बट अब आकर के वहां सब बैचमेट्स हैं और सब लोग बिल्कुल वहां अब एक सेम लेवल पे आ गए हैं। अब सबको वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं से आगे अपनी जर्नी को कैरी ऑन करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो शुरू के कुछ जो महीने मैं बोलूंगा वो थोड़े से रिलेटिवली टफ रहते हैं, या मैं ये कहूंगा कि मुझे टफ लगे, क्योंकि एक तो मैं हमेशा से घर पे ही रहा, तो हम्म। बीटेक या सारी जर्नी वो सब, तो एक वो माहौल भी नहीं था, या वो मैं बहुत हैबिचुअल नहीं था। तो वहां जा हम्म। करके आपको सारा कुछ चेंज हो जाता है, तो एक वो भी रहता है। दूसरा पढ़ाई का प्रेशर है, और एक सबसे बड़ा एक ये रहता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आके अब आप फेल नहीं हो सकते। या। ये है, क्योंकि हमें एक ये डर लगता है ना कि यहाँ से फेल होकर के जाएंगे तो हम्म। कैसा लगेगा। ऑल्दो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको कभी भी, बट स्टिल एक हम्म। वो मेंटली प्रेशर तो रहता है। एंड या। अगेन जैसा आपने कहा कि जो लोग वहां पहुंचे हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड तो रहते हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन में भी आप इतना एग्जॉस्ट हो ही जाते हो कि वो थोड़ा हम्म। बहुत प्रेशर झेलने का आपको कैपेसिटी तो बिल्ड हो आ ही ही जाती जाता है। है। बिल्कुल। बाकी इंस्टीट्यूट में जाकर के सबके लिए वो अलग अलग तरह के डायनामिक्स रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस चॉइसेस दैट यू मेक। वहाँ आप क्या हम्म। कोर्सेज लेते हैं, कितने कोर्सेज लेते हैं पर सेमेस्टर, हम्म। कंसिस्टेंटली कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना टाइम एंड एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से रहता है। तो जो फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर था आईएससी में, मैं ये कहूंगा कि वो तो सिर्फ इसी में चला गया कि ये सीखना है कि आईएससी में सरवाइव कैसे करें, और वहाँ की चीज देख करके। क्योंकि आईएससी के बारे में एक बात ये भी बोलते हैं वहां के प्रोफेसर्स कि यहाँ पर फेल होना पास होने से ज्यादा टफ है। पास होना आसान है बट फेल होना टफ है। बट स्टिल ऐसा स्टूडेंट को कभी फील नहीं होता, क्योंकि उसको तो पास होने टफ लगता है। और बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इन इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम का और इवैल्यूएशन का जो तरीका होता है वो हमारा कन्वेंशनल नहीं होता है कि सेमेस्टर एंड में एक पेपर होगा और उससे हो हम्म। जाएगा। वहां पर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, दो दो राइट। पांच पांच नंबर के असाइनमेंट्स हैं जो दो दो हफ्ते खा जाते हैं आपके, 20 नंबर का प्रोजेक्ट हम्म। है जो 1 महीना ले लेगा आपका, और इस करेक्ट। तरह का इवैल्यूएशन होता है। तो आपको हमेशा इन्वॉल्व रखता है पूरी एजुकेशन में। आपको 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 कभी बेसिकली भी हर दिन जस्टिफाई करना होता है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के पार्ट हो करके, राइट? क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि बीच में ब्रेक मिल गया कि अभी 7 दिन कुछ नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं या। होता है वहां पे। और मैं ये हम्म। कहूंगा कि वहां पे एजुकेशनली या टेक्निकली नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंसान का। क्योंकि वहां हम्म। पर आप इतने ग्रेट लोगों के बीच में होते हैं, वहां सभी इंटेलिजेंट हैं, वहां पर आप ये हम्म। नहीं बोल सकते कोई कम इंटेलिजेंट
कोई ज्यादा वहाँ बिल्कुल। सभी लोग बहुत टॉप अपने रैंकर्स अपने है। हम्म। हाँ टॉप रैंकर से, जहां भी जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहां के वो टॉपर्स रहे हैं मतलब कि। बिल्कुल। तो सब अपने ऐसे अपने लोगों सिटी के ही के टॉपर होते हैं। करेक्ट या। टॉपर होते हैं मतलब कि ये है, आपको नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के टॉपर्स भी मिलेंगे वहां पे। तो हम्म। ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहते हो तो सारा फोकस इस पे रहता है कि अब यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे राइट। 2 साल का एमटेक होता है, बट मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप 10 साल भी रहें तो वो भी कम है, क्योंकि वहां सीखने के लिए इतना ज्यादा होता है कि आपको कभी टाइम पूरा हो ही नहीं पाता। बट वो बिल्कुल वो बिल्कुल। जर्नी भी अलग होती है कि उसमें पीएचडी पोस्ट डॉक वो सब परस्यू कर पाना सबके हाँ। लिए वो आसान नहीं होता। तो हम्म। मेरी जर्नी में मैं ये कहूंगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो तो थोड़ा बहुत समझने में, अडेप्ट करने में और कैसे भी करके पास होना है वाला एक फैक्टर हम्म। जो रहता है, तो उसमें हम्म। चला गया। फिर वहां जैसे ही सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वहां 2-3 चीजें होती है। एक तो हमें इंटर्नशिप्स के लिए अपीयर होना है कंपनीज हम्म। में। दूसरा हम्म। ये है कि हमें एमटेक थीसिस के लिए अपने एडवाइजर को चूज करना है। तो हम्म। एक वो प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होने लग जाते हो, तो वहां से फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि अब मैं स्पेशलाइजेशन किस में करूं। कंप्यूटर साइंस तो ब्रॉड डोमेन है, तो वो सारे हम्म। चॉइसेस आपको लेने होते हैं। तो राइट। मेरा ये था कि मैं इंटर्नशिप्स के लिए अपियर नहीं हुआ था, क्योंकि ओ। मुझे ये लगा था कि मैं अच्छे से जो अपना समर वेकेशन है उसमें प्रोजेक्ट पे फोकस करूंगा और उसके ओके। साथ में डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो फिर ओके। मेरा ये था कि फिर अपने एमटेक थीसिस एडवाइजर को चूज करना और वो सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा, आपने पूरा फेब्रिलिटी फोकस का रखा पूरा। उस पे। ओके। हाँ पूरा। तो आप मुझे याद आपके है इस, कि या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, मुझे ये है कि जैसे यूजली ये रहता है कि हमको जब अपने एमटेक थीसिस एडवाइजर को चूज करना होता है तो हम कोई 2-3 प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशन हम्म। करते हैं। बट मैं लगभग 15 से 20 प्रोफेसर्स के पास गया था। मेरा ओके। ये था कि मैं हर एक प्रोफेसर को मैंने मेल किया, उनसे मिलने का टाइम मांगा, अपॉइंटमेंट लिया और फिर मैं उनसे जाके मिलता था, डिस्कस करता था क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे ये था कि हम्म। मुझे सारा कुछ एक्सप्लोर कर लेना है, ताकि जो भी मेरा डिसीजन हो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड अवेयरनेस डिसीजन के होना साथ हो। चाहिए। बिल्कुल। हाँ उसके साथ तो मैंने हर प्रोफेसर के साथ में डिस्कशन किया और फिर उसके बाद में जो मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट एरिया है या जो मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके हम्म। हिसाब से फिर मैंने डिसीजन उनको, लिया। हम तो नहीं कर सकते, बस हम ये बोल सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली चूज बिल्कुल। तो प्रोफेसर करते उनको हैं ही करना हमको है। या। राइट। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग बता पाते हैं और बहुत कम लोग सही होते हैं बताने के लिए। तो जो आईएससी बैंगलोर का आपका प्लेसमेंट का टाइम था, राइट, उसकी प्रिपरेशन पे आप स्पेसिफिकली सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या एनवायरनमेंट रहता था, आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की, क्या टॉपिक्स पे आपने फोकस किया, एंड जो भी आपका माइंडसेट रहता था, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में तो मुझे याद है कि एक ही बार में आपकी सब टेस्ट होती थी। लाइक दिसंबर 1 को अपना डे जीरो होता है प्लेसमेंट्स का। तो उसके पहले आपके 1 से 2 महीने पूरे टेस्ट चलते हैं। गूगल का टेस्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, एल्फांजो का था, एनवीडिया का था, जितने भी कंपनीज आती है सबके कोडिंग टेस्ट होते थे। एंड फिर जो जो कोडिंग टेस्ट को क्लियर करता था उनकी इंटरव्यू के टाइम लिस्ट लगती थी कि ये इस कंपनी के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं, राइट। तो मुझे तो ये पूरा या प्रोसेस या आईटी बॉम्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से याद है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रोसेस क्या था एंड आपने इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करी, कैसे डिसाइड किया, क्योंकि जब आप आईआईटी बॉम्बे या आईएससी बैंगलोर जैसे कॉलेज में है तो आप बेस्ट लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। जो टेस्ट कराई जा रही है वो भी एक बेस्ट लेवल की होती है। यानी मुझे अभी भी याद है कि अगर 3 प्रोग्राम पूछे जाते थे तो एक ना एक मिनिमम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे तो होता ही था। करेक्ट, कभी कभी तो दो भी होते थे, 3 में से 2 डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते थे, जिसे हम सबसे वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं। तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या टॉपिक्स पे फोकस रखा, एंड जो भी आप प्लेसमेंट स्पेसिफिक हमें प्रिपरेशन के लिए दूसरों को गाइड कर सके ताकि उनको भी एक आइडिया है कि हाउ दे नीड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज या। आईएससी जैसे इंस्टीट्यूट का एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे होते हैं उनका नंबर बहुत कम रहता है। एक हम्म। तो वहाँ यूजी डिग्री नहीं होती, तो यूजी मतलब बीटेक नहीं होता है, हम्म। बीएससी डिग्री होती है जो एक रिसर्च डिग्री है। तो वो लोग प्लेसमेंट्स के लिए नहीं जाते हैं, मतलब वो आगे हम्म। एकेडमिक्स में ही कंटिन्यू करते हैं। इवन जो राइट। मास्टर्स के भी स्टूडेंट होते हैं तो उसमें से भी काफी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए चले जाते हैं, फॉरेन स्टडीज के लिए चले जाते हैं। तो हम्म। ओवरऑल जो पूल बचता है जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट के लिए, वो छोटा ही बचता है।
हम्म। दूसरी उस टाइम पे आपको याद होगा कि कोविड था कोविड। 2020 में, जब हम लोग करेक्ट। प्लेसमेंट्स के लिए अपियर हुए। तो करेक्ट। जैसे मैं मार्च 2020 में अपने घर आ गया था कोविड के लॉकडाउन के कारण में। राइट। फिर मैं कभी आईएससी गया ही नहीं, मतलब। राइट। राइट। तो मेरी पूरी डिग्री, प्लेसमेंट्स, वो सब कुछ घर से ही हुआ। तो आईएससी में सितंबर में प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, सितंबर ओके। में उस साल हुआ ओके। था, थर्ड सेमेस्टर में हमारे। तो हम्म। वहां पर क्योंकि चीजें डिले हो गई थी, तो जो सेमेस्टर अप्रैल में एंड होना था वो जून में एंड हुआ था उस साल कोविड के हम्म। कारण में। तो हम्म। वहां पर फिर 2 महीने का गैप था हमारे पास में, जुलाई और अगस्त का, कि प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम्म। मेरा जो एरिया था वो, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपाइलर्स के एरिया में मैंने अपना एमटेक थीसिस प्रोजेक्ट चूज किया था। तो फिर मेरा ये था कि मैं इससे कुछ अलाइंड ही जॉब रोल हो तो अच्छा रहेगा। ऑल्दो बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन जॉब रोल आपको इतनी इनिशियली स्पेसिफिक। करियर, हाँ। करेक्ट। करेक्ट। ये है तो। बट मैं सोचा था कि जितना क्लोज हो सकता है उतना ट्राई करना है। तो प्लेसमेंट्स के लिए वही सेम प्रोसेस था कि अगस्त में कंपनीज के रिटर्न टेस्ट थे। तो उसमें हम्म। अगेन वही प्रोग्रामिंग, एप्टीट्यूड, या फिर और जो कुछ थोड़ा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ये चीजें हम्म। रहती हैं। तो ये सब के लिए प्रिपेयर करना था। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स तो क्योंकि हमने गेट के लिए प्रिपेयर किया होता है, बिल्कुल। गेट क्रैक किया होता है, तो वहां से अच्छा रहता ही है। बिल्कुल। और एप्टीट्यूड, मैं ये मानता हूँ कि जो वहां तक पहुंचा है स्टूडेंट, उसका एप्टीट्यूड इतना रहता ही है कि उसको उसके राइट। लिए अलग से डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। ये है राइट। मेन फोकस रहता है अपना प्रोग्रामिंग वाला एस्पेक्ट जो होता है। क्योंकि हाँ। एससी जैसे इंस्टीट्यूट का एक ये भी है कि क्योंकि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर थ्योरी और मैथ्स पे बहुत फोकस किया जाता है। ओके। कंप्यूटर साइंस की डिग्री करते करते भी कभी आपको ये एक बार को ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप कंप्यूटर साइंस मैथ्स की पढ़ रहे डिग्री हैं कर या रहे हो। मैथ्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इतना बिल्कुल। मैथ है, मतलब कि ये है। बिल्कुल। तो इसलिए प्रोग्रामिंग वाला एस्पेक्ट हर स्टूडेंट का उतना बेटर नहीं होता वहां पे, क्योंकि बहुत हम्म। से बच्चे थ्योरी या उन सारे एरिया में फोकस करते हैं। तो उनको अलग से प्रिपेयर करना रहता है। तो प्रिपरेशन प्रोग्रामिंग की, जैसे मेरे बीटेक के में भी मैंने बताया था कि मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग और ये सब तो नहीं की थी, तो मेरा एक वो एस्पेक्ट थोड़ा वीक ही था। तो हम्म। मेरे को ये था कि 2 महीने में मैं जितना कर सकता था, प्लस इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कोर्सेस और कुछ गाइडेंस हमको ऑफर की गई थी, तो उसके थ्रू में हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन की थी, प्रोग्रामिंग और उन सारी चीज़ों की। तो उसके बाद में डे वन में 10 कंपनीज आई थी। तो उसमें से हम्म। ये था कि हम उन 10 कंपनीज के टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं, 10 में से किसी 5 के। तो हमको 5 चूज करनी थी। तो मुझे याद है मैंने जो 5 चूज करी थी उसमें क्वालकॉम, वॉलमार्ट, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, और एक कंपनी में भूल रहा हूँ, शायद कोई स्टार्टअप था या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट मैंने ऐसे ओके। 5 कंपनी चूज करी थी। हम्म। 5 के मैंने टेस्ट किए थे, इनमें से 3 के मेरे टेस्ट क्लियर हुए थे, सिस्को, वॉलमार्ट और क्वालकॉम। ऑसम। माइक्रोसॉफ्ट के कोडिंग में 3 क्वेश्चन थे, मेरे से 2 बने, तो स्टिल रिजेक्ट कर दिया। वहां तीनों ही सही होने थे, ओ। मतलब कि ये है। हम्म। इतना टफ रहता है, मतलब कि ये है या कि तीन कंपटीशन की बात है कि अगर हाँ, 100 में से 30 लोगों ने 3 करे हैं तो 3 मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है, राइट? तो या आई टोटली रिलेट टू हो दैट, या जाता करेक्ट। है। तो मेरा इन 3 कंपनी में हुआ कोइंसिडेंसली, और पता नहीं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, इन तीनों के इंटरव्यू सेम डे शेड्यूल हुए मेरे, ये ओ। तीनों ही कंपनीज अच्छा। के। ओके। ऑन कैंपस प्लेसमेंट जब ये ऑफलाइन मोड में होते हैं, तो वहाँ एक ये रहता है कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, तो वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। हाँ। हमें बस ये पता है कि हमें इस कंपनी का इस रूम में जाके एक इंटरव्यू के हाँ। लिए अपियर होना है, बस खत्म, ये है। करेक्ट। क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन था कोविड के कारण, तो सारा कुछ आपको ही मैनेज करना है। आप ही प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो, आप ही कैंडिडेट भी हाँ। हो, सब कुछ आप ही। रनर रनर तो बोलते थे उस टर्म को हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। तो सवेरे 8 बजे से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, मुझे याद है। हम्म। हम्म। क्वालकॉम का इंटरव्यू था। वहां से मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो अब उसमें ये था कि मेरा एक कंपनी का इंटरव्यू हुआ, इतने में दूसरी कंपनी के इंटरव्यू का कॉल आ रहा है। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। कंपनी के इंटरव्यू का कॉल आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है, वॉलमार्ट का इंटरव्यू मैंने 2 बार रीशेड्यूल कराया,
तीसरी ओ। बार कंपनी ने बोला अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम किसी और कैंडिडेट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर मैंने मजबूरी में मुझे उनका इंटरव्यू देना पड़ा। उस इंटरव्यू के हम्म। बीच में 2 बार मेरे पास कॉलकॉम के एचआर का कॉल आया। तो मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू को पॉज करके ऑडियो वीडियो बंद करके फोन अटेंड करके उनको बोलता कि भाई मैं आधे घंटे बाद स्टार्ट करूंगा। और फिर जैसे ही मैं अच्छा। इंटरव्यू रिज्यूम ये बोलता था कि पावर कट हो गया था तो इसलिए मैं वो वीडियो ऑफ हो गया था। तो वो हम्म। इंटरव्यू वॉलमार्ट का देने के बाद मुझे ये था कि मेरा इसमें पक्का नहीं होगा। जिस इंटरव्यू में को मैंने 2 बार पॉज कर दिया वो कंपनी नहीं लेगी, उन्होंने भी आगे हम्म। सिलेक्ट कर लिया। तो इस हम्म। तरीके से वो एक दिन जो था वो पूरा इतना रोलर कोस्टर राइड वाला था कि कैसे मैंने मैनेज किया है ये मुझे ही पता था उस दिन। मतलब मैंने बिल्कुल। 6-7 राउंड कंपनी इंटरव्यूज के दिए थे पूरा उसी टाइम में। और हम्म। फाइनली मेरा कॉलकॉम और वॉलमार्ट 2 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था। आपका डे वॉलमार्ट जीरो में, पे ही, फर्स्ट डे पे ही जो आपने 3 कंपनीज डे करी थी जीरो उसमें में से ही दो हो गई थी। हो ओके। गया था। तो ओके। अगेन एज पर इंस्टीट्यूट पॉलिसीज आपको पता है कि अब हम आगे अपीयर नहीं हो सकते हैं कंपनीज के लिए, करेक्ट। क्योंकि डे जीरो कंपनीज में हमारा हाँ। प्लेसमेंट हो करेक्ट। गया। तो एंड कैन यू वहां इमेजिन से कि ऐसा टाइम की कंपनीज हमारे लिए कॉल कर करके हमें बुला रही है, राइट? यानी कैन यू इमेजिन कि अगेन जिस कंपनीज के लिए महीने लग जाते हैं, हम रेज्यूमे भेजते थे बीटेक में तो फिर एक महीने बाद रिप्लाई आता था, एंड वो भी आता था, सॉरी वी कैन नॉट कंसिडर यू फॉर दिस रोल एंड ऑल, राइट? वो कंपनीज के हमें एक ही दिन में दो दो तीन तीन कॉल आते हैं, हमें झगड़ा करना पड़ता है कि हम इसमें पहले जाए या उसमें पहले जाए, तो कितना ड्रास्टिक चेंज होता है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कभी कभी आपको खुद को भी बिलीव नहीं होता जब आप पीछे अपनी हम्म। जर्नी को देखते हैं कि राइट। कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। और पहुंच ये गए। कुछ, ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके हार्डवर्क और प्लस आपके लाइफ के डिसीजंस उन पे बेस्ड हम्म। रहते हैं। हार्डवर्क बिल्कुल। तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ आपको डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिनके बेसिस पर लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। वहां से फिर क्वालकॉम और वॉलमार्ट में हुआ। तो फिर मुझे ये था कि क्वालकॉम का जो रोल था वो मेरे इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा अलाइन था। तो फाइनली राइट। फिर आई चोज क्वालकॉम सिलेक्टेड और फिर कॉलकॉम। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर के स्टार्ट किया। गॉट इट। तो कॉलकॉम की आप लाइफ शॉर्ट में बता सकते हैं, क्योंकि हम और व्यूअर्स मुझे पता है काफी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए, तो एक शॉर्ट में आपने कैसे क्या नोटिस किया and जो आपकी आगे की भी जर्नी थी, जैसे कि आपने पास्ट पॉडकास्ट में बताया कि ये आपकी बहुत शॉर्ट जर्नी थी एंड देन यू जॉइन समवेयर एल्स, तो ये वाला फेज आप एक बार थोड़ा बता सकते हैं? तो कॉलकॉम को जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2021 में आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहां पर इनिशियल जो 2 महीने रहते हैं वो तो रैंप अप में ही चले जाते हैं सारी चीजों को सीखने। क्योंकि कॉलकॉम या जो भी बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं वहाँ हम्म। इतना बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना बड़ा सेटअप होता है कि आपको वो सारी चीजों को समझने में ही टाइम चला जाता है। आप डे बिल्कुल। वन से जाके एकदम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते वहां पे। तो बिल्कुल। इनिशियली 2 मंथ्स को मैं ट्रेनिंग की तरह मान सकता हूँ कि वो तो ट्रेनिंग में ही चले गए थे। उसके या। बाद का जो 1 महीना था वहां पर फिर एक्चुअल टास्क असाइन हुए तो मैंने वहां पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो हम्म। कॉलकॉम में कंटिन्यू ना करने का रीजन ये था कि जो मैंने मेरा एमटेक थीसिस प्रोजेक्ट था उसमें मैंने एआई कंपाइलर्स में वर्क किया था। कॉलकॉम में हम्म। भी मैं एआई कंपाइलर इंजीनियर ही था। बट हम्म। वहां पर जो एक तरीके से हम अंडरलाइन टेक्नोलॉजी या जो फ्रेमवर्क था वो अलग अलग था, जो मैंने हम्म। रिसर्च एमटेक किया था और जो कॉलकॉम में यूज कर रहे थे उस टाइम पे। ओके। तो कॉलकॉम जब मैं इंटरव्यू के लिए अपियर हुआ था तो जिन इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि हम भी यही फ्रेमवर्क यूज करेंगे। और उसमें लगभग 1 साल का टाइम था मेरे को कंपनी ज्वाइन करने में जब इंटरव्यू हुआ था। तो मुझे हम्म। लगा था ठीक है। बट वहाँ वर्क स्टार्ट करने पर ये पता चला कि नहीं, यहाँ तो अभी कुछ साल लग जाएंगे क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो एकदम से हम्म। ओवरनाइट चेंज नहीं करती चीजों को। हम्म। तो वहां हम्म। से फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने उसमें रिसर्च भी करी है, मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया है, और अगर आज मैं 6 महीने या 1 साल उस एरिया में वर्क नहीं करूंगा तो वो सब इररेलेवेंट हो जाएगा। मतलब 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कंप्यूटर राइट। साइंस में किसी चीज को भूलने के लिए। ये बिल्कुल। है। तो बिल्कुल। वहां से फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं करना है। वहां से फिर मुझे स्टार्टअप का पता चला, Not.ai, जो एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप था। और हम्म। वो उसी एरिया में वर्क कर रहे थे जो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट और मेरे एमटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तो फिर मुझे वाओ। लगा कि ये देखना चाहिए। वो स्टार्टअप में उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि शायद 15 या 20 लोगों की टीम थी। कंप्लीटली यूएस बेस्ड स्टार्टअप, ओ। दूसरा एक ही ऑफिस यूएस में,
दुनिया में कहीं कोई ऑफिस नहीं, इंडिया में उनके 0 टीम मेंबर्स थे और ओ। कुछ नहीं था और कंप्लीटली रिमोट। हम्म। कॉलकॉम ऑन दी अदर हैंड जो थी वो 40,000 एम्प्लॉयज की कंपनी थी। तो हाँ। वहां से फिर एक वो था ही डिसीजन, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो हम बोलते हैं, एक मतलब कि क्या कहते हैं कि कल को पता नहीं कंपनी बंद हो बंद हो जाएगी या। गई। हाँ। स्टार्टअप राइट। के साथ एक ये चलता ही है हमेशा, मतलब राइट। कि 100 में से हम्म। 90 स्टार्टअप फेल होते हैं, ये एक फैक्ट है। तो बिल्कुल। 90% चांसेस थे उस कंपनी के बंद होने के भी, अगर उस नंबर पे हम्म। देखा जाए। तो वो हम्म। स्टिल वो 10% जो रहता है, मतलब कि वो लीप ऑफ फेथ चाहिए होता है कभी कभी लाइफ में आपको, कि बिल्कुल। आप क्या आप डिसीजन ले रहे हो उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि वहाँ काम वो था जो मेरे इंटरेस्ट से अलाइन था, तो फिर मुझे लगा कि ये करना चाहिए। जैसे घर पे भी बातचीत होती है कि आप वो इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ करके ऐसे स्टार्टअप जा रहे हम्म। हो, कल को कुछ नेगेटिव या गलत हुआ तो क्या। तो मैं हमेशा ये हम्म। बोलता था कि वर्स्ट केस में अगर वो बंद भी हो जाती है या जॉब चली भी जाती है तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। करेक्ट। कॉलकॉम मेरे को उतने अगर तो हम एक्स केपेबल है ही। एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज दे रही थी तो मैं थोड़ा कम की जॉब कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होगा कि मुझे घर पे बैठना पड़ेगा अनएम्प्लॉयड। हम्म। ये जो हम्म। कॉन्फिडेंस होता है ये आपको आईआईएससी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से मिलता है, उनमें पढ़ने से मिलता है। अपने बिल्कुल। ऊपर जो आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर जॉब चली जाएगी तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, वो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस उस इंस्टीट्यूट से, उस हार्ड वर्क से, उस जो नॉलेज गेन किया आपने उन 2 साल में, वो वहां से आता है। तो फिर वहां बिल्कुल। मैंने वो डिसीजन लिया और फिर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। एंड आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो सारे डिसीजन सही लगते हैं। मतलब आज हम्म। ये जो जहां हम हैं, ये एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दोस डिसीजंस है जो हमने अपने करियर में अलग अलग पॉइंट पे लिए, बिल्कुल। इंक्लूडिंग ऑल द रिस्क दैट वी टुक, ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट वी ग्रैब्ड एंड ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट वी लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि हम्म। सारी अपॉर्चुनिटीज हम ले ही लें। कुछ को हमें ये सोच के छोड़ना पड़ता है कि आगे इससे बेहतर भी मिलेंगी। ये है, करेक्ट। तो ग्रीडी वहां से फिर मेरी डायनेमिक नॉड एआई प्रोग्रामिंग की वर्सेस जर्नी, ग्रीडी जो बोलते या हैं। अगे, तो लाइफ में हमेशा ग्रीडी अप्रोच नहीं रख सकते हैं, राइट। कभी कभी ग्रीडी रखना भी पड़ता है। तो करेक्ट। वहां से फिर मेरी नॉड एआई की जर्नी स्टार्ट हुई, 2 साल हम्म। हमने वहां काम किया। फिर अक्टूबर कंप्लीटली रिमोट था आपका 2023 ये? में कंप्लीटली रिमोट था, या फिर मैं यूएस जा सकता था। दो ऑप्शन ओके। थे मेरे पास में, क्योंकि मैं एच अच्छा। वन बी वीजा लेकर के यूएस जाके वहां से वर्क करूँ। तो मेरा ओके। क्लैरिटी था कि मुझे यूएस नहीं जाना है, मतलब तो इसलिए मैं उस ऑप्शन के लिए नहीं गया, तो मैंने रिमोटली वर्क किया। और फिर ठीक है। अक्टूबर में जाकर के उस कंपनी को एएमडी ने एक्वायर कर लिया, और दैट्स हाउ आज मैं एएमडी का पार्ट हूँ। और एएमडी में अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अगेन टेक्निकली ये तीसरी कंपनी है, बट मैंने एक ही बार स्विच किया, तो मेरे लिए एंटिटीज है अगर देखा जाए तो, या। अंडरस्टूड, मेक सेंस। बहुत बहुत बढ़िया, यानी काफी इंस्पायरिंग लग रही है ये चीज, क्योंकि ये सब कंपनीज का तो नाम लोग इमेजिन करते हैं कि यार सिस्को का इंटरव्यू देने मिले, वॉलमार्ट का इंटरव्यू देने मिला, एंड यू हैव एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड एंड यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड कि भाई यहाँ ज्वाइन करना है या नहीं। सुपर्ब। यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपके रोल के बारे में। तो जैसे कि आपने बताया एआई एंड कंपाइलर्स से रिलेटेड है, राइट? तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ी बडिंग फील्ड है आज के जमाने में, राइट? तो या। एआई कंपाइलर्स इज एक्चुअली, जैसे कंपाइलर्स बेसिकली हम सबको पता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड है उसको हार्डवेयर पे रन कराने के लिए या लो लेवल उसमें ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम्म। कंप्यूटर्स जो है वो C++ नहीं समझते हैं, वो 0 1 और वो सारी चीजें समझते हैं। एआई हम्म। कंपाइलर्स का जो आजकल नीड है वो इसलिए क्योंकि एआई अपने आप में बहुत ही हॉट डोमेन है आज के टाइम पे। हर जगह एआई है, हर किसी को एआई में करियर परस्यू करना है। और एआई मॉडल्स जो हैं, अगर आज मान लीजिए हम हार्डवेयर कोई भी चूज करते हैं, लेट से एएमडी का कोई चिपसेट है, जीपीयू है, सीपीयू है, और उस पे हमको कोई एक एआई मॉडल को रन कराना है, तो वहां पर मान लीजिए कि एन नंबर ऑफ एआई मॉडल्स हैं, और हमको क्या कहते हैं एक्स नंबर या एम नंबर ऑफ हार्डवेयर पे जाकर के रन कराना है। तो हम हर एक मॉडल के लिए, हर एक हार्डवेयर पर रन कराने के लिए एक अलग अलग कंपाइलर नहीं बना सकते, क्योंकि वो हम्म। स्केलेबल अप्रोच नहीं है। वहां पर हमें एन क्रॉस एम कंपाइलर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम्म। एआई कंपाइलर्स की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम किसी एक मॉडल को किसी एक हार्डवेयर पे रन कराते हैं,
तो जरूरी हम्म नहीं है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो उस हार्डवेयर पर, क्योंकि हम्म वो जो कंपाइलर लिखा गया था वो इन जनरल वो विड्थ को कवर करते लिखा गया था कि किसी भी तरह का कोड हो, किसी भी तरह का मॉडल हो, उसको रन कराया जा सके। बट हर मॉडल का आर्किटेक्चर अलग होता है, स्पेसिफिकेशंस अलग होते हैं, तो हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मेरा जो रोल है उसमें हमारा काम ये रहता है कि जैसे हमारे पास में कोई एक एआई मॉडल है, लेट से आज के टाइम पे हम लामा या जीपीटी ले सकते हैं। लेट हम्म से हार्डवेयर जो है वहां पर एएमडी की हमारे पास में एक चिपसेट है, या फिर मान लीजिए एनवीडिया का है, या किसी भी XYZ सेमीकंडक्टर कंपनी का कोई जीपीयू या सीपीयू है हमारे पास में, और अब हम्म वो मॉडल हमको उस हार्डवेयर पे रन कराना है। तो वहां पे जो मेन रोल होगा वो उस कंपाइलर का होगा, जो उस मॉडल को, जो कि एक फ्रंट एंड में किसी पाइटॉर्च या टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क में लिखा होगा, उस हम्म मॉडल को हमें उस हार्डवेयर पे ले जाके रन कराना है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम जो एआई कंपाइलर बना रहे हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे जो हम उस हार्डवेयर पे उस मॉडल के लिए अचीव कर सकते हैं। थियोरेटिकल बेस्ट तो एक अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है उस मॉडल के लिए हम वो अचीव कर पाए, बट जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, मान लीजिए कि उस मॉडल को, जो हम बोलते हैं ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दो पार्ट रहते हैं एआई में, या सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो इन्फ्रेंस के लिए किया जाता है। किसी मॉडल को आप एक बार ट्रेन करते हो, पर उसको इन्फ्रेंस तो शायद 1 लाख बार, 1 मिलियन बार या 1 बिलियन बार भी कर सकते हो ना आप एक बार ट्रेन करने के बाद। तो बिल्कुल। हमारा मेन फोकस होता है कि हम इन्फ्रेंस को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो वहां पर हम्म टारगेट ये रहता है कि लेट से आप मान लीजिए लामा या जीपीटी यूज कर रहे हैं और आपने एक हम्म प्रॉम्प्ट दिया, पर हम्म सेकंड वो कितने टोकन, कितने वर्ड्स जनरेट कर रहा है, हमको वो मैक्सिमाइज करना है अलग अलग हम्म बेंचमार्क्स को थ्रू। अब इस पूरे प्रोसेस में ये जो एआई कंपाइलर है वो क्या है? तो हम्म एआई कंपाइलर जो है, जैसे नॉर्मल जीसीसी कंपाइलर सब लोगों ने सुन रखा है, क्योंकि वो हम्म हम हमेशा से यूज सी करते सी हुए प्लस आए हैं। प्लस करेक्ट। लिए करते हुए आए हैं और वो हमेशा से रहा। तो जीसीसी कंपाइलर सुना है, कुछ लोगों ने शायद क्लैंग भी सुना होगा, आज के टाइम हम्म पे सी प्लस प्लस के लिए यूज होता है यस। क्लैंग कंपाइलर। तो क्लैंग कंपाइलर जो है वो LLVM कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जो अपने आप में एक ओपन सोर्स कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम्म हम लोग जो है ओपन सोर्स कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक है MLIR और दूसरा है एरी। तो इन दोनों को यूज करके हम एआई कंपाइलर अपना बनाते हैं, और जहां पर हम्म हम ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं इस तरीके से कि हम उसके बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। तो अगर मैं कंपाइलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो यहाँ पर ओके। हम MLIR को फ्रंट एंड मान सकते हैं, ऑल्दो वो कंप्लीटली फ्रंट एंड नहीं है, बट स्टिल बहुत हायर लेवल पे हम बोल सकते हैं वो फ्रंट एंड है। और जो इरी, इट्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, उसको हम यहाँ बैक एंड मान सकते हैं। तो ओके। फ्रंट एंड का काम ये है कि वो कोई भी मॉडल है उसको एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ला सके, और इस फॉर्म में ला सके कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर उस पर ऑप्टिमाइजेशन कर सके, नहीं तो हर हार्डवेयर के लिए करना तो मशीन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टफ हो बनाना। जाएगा, राइट। मशीन स्केलेबल है। इंडिपेंडेंट। और फिर वहां से हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में ला करके आईआर को, बैकएंड को देते हैं, जहां पर फिर परफॉर्मेंस पे वर्क किया जाता है कि इसको सीपीयू पे रन कराना है, जीपीयू पे कराना है, जीपीयू में किस टारगेट आर्किटेक्चर पे रन कराना है, और उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, ताकि हमको वो परफॉर्मेंस गेन्स मिले, वो परफॉर्मेंस मिल सके जिसको हम रन करा सके। एआई कंपाइलर जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है ये, हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। आज ओके। के टाइम पे इसकी बहुत डिमांड भी है, क्योंकि या हार्डवेयर की भी एक कैपेबिलिटी अपनी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन है। तो वहां राइट। पर हम सॉफ्टवेयर लेवल पे ही ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, कंसिडरिंग द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि सो मच वाइडली और उसको यूज किया जा रहा है। तो वहां पर इसलिए आज के टाइम पे ये एआई कंपाइलर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंडरस्टूड। मीन्स आई वुड से इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, कि दोनों को यूज करके या आप अपने अपनी लिमिटेशन को एक्सटेंड करके एक अच्छे ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक पहुंच रहे हैं। राइट। ऑसम। या थैंक यू सो मच विवेक। मीन्स ये तो काफी रेयर डोमेन है, एंड मैं जानता हूँ कि अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो सही में कितने सिलेक्टिव लोग इसमें काम कर पाते होंगे। तो
आई एम रियली हैप्पी कि आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं, एंड आपकी जर्नी सुन के मैं तो काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, आई गेस व्यूअर्स भी काफी इंस्पायर हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच so many things very openly, right, very transparently. आपने first hand experience अपना share किया है, be it ISC Bangalore, be it your job experience, right, be it your preparation thing, right. तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे भी लगता है कि आज के जमाने में अगर हम सही तरीके से अपस्किल करते हैं खुद को, कोई भी डोमेन हो सकती है, राइट, भले हम आईएससी बैंगलोर या आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ना होते, ठीक है, लेकिन अगर हम खुद को अपस्किल्ड रखे, अगर हम सही स्किल्स को सीखे जो इन डिमांड है, जैसे कि अभी आपने एआई कंपाइलर्स के बारे में बताया, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सेशन देख के उसको थोड़ा एक्सपैंड करें अपनी नॉलेज को, तो वो जो आने वाली आगे की डिमांड है उसमें खुद को यूटिलाइज कर सकते हैं, रेदर देन स्टिल ट्राइंग फॉर द कन्वेंशनल रूट्स एंड ऑल, जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुका है, राइट। एंड मुझे लगता है कि या पर्सनल ओपिनियन है कि डेटा एनालिटिक्स कुड बी अ गुड वे टू एंटर दिस डोमेन, क्योंकि जैसे एआई में भी आप मान लीजिए क्लासिकल एमएल आपको सीखना होगा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन वगैरह। एआई में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, एलएलएम्स का यूज केस सीखना है, राइट, जीपीटी मॉडल्स सीखना है। तो इसका एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट कुड बी लाइक लर्निंग पाइथन, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, एंड पाइथन इज अ गुड ब्लेंड विच कैन हेल्प यू वर्क विद मशीन लर्निंग साइड। फिर आपको उसकी लाइब्रेरीज जो numpy pandas है, these also work as a good I would say starting point, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल डेटा से डील करना है बहुत एफिशिएंट वे में, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है डेटा फेचिंग, जिसमें आपका एसक्यूएल यूज हो जाता है, राइट। एंड टैबलो शायद बहुत सारे लोग यूज करते हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपको जब तक ग्राफ्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में नहीं दिखते तो यू कांट अंडरस्टैंड। एंड मुझे लगता है जीपीयू साइड में भी काफी कितना यूटिलाइजेशन हुआ है इसके लिए, ग्राफ्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इससे सीखे एंड खुद को अपस्किल करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। दोस्तों जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। एंड विवेक से बात करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स है, क्योंकि ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जो बहुत ओपनली एंड बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, रेदर देन जस्ट फॉर द सेक, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। ऐसा इनका बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको ट्रूथफुल वे से गाइड करते हैं। तो मैं विवेक आपकी वेबसाइट की एंड आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक भी स्टूडेंट्स से शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली रीच आउट टू यू। बाकी कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों, तो विवेक को भी हम बताएंगे, वो आपकी क्वेरीज को उस पर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। So once again, Vivek, thank you so much. I wish you all the very best for your career. I'm really happy that we connected after this long time and I got to interact with you. Okay, all the very best. Thank you so much, Adit, once again for having me on this podcast. एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने हमने यहाँ जो भी डिस्कशन किया है इससे स्टूडेंट्स को कुछ भी फायदा मिल सके। एक चीज बिल्कुल। मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि अच्छा करियर बनाने के लिए बड़ा टैग, बड़ा इंस्टीट्यूट और वो सब चीजें जरूरी हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे आईटी सेक्टर में या कोई भी एक चीज मैटर करती है वो है स्किल्स। अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं तो आई थिंक आप एक अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। या Thank you. Thank you बाय। so much, Vivek, for your final remarks. All the best. Goodbye. Thanks for your time.